देहरादून से खबर है, जहां देहरादून में कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने अपनी कथित गैर भाजपाई पृष्ठभूमि को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रह चुके हैं और वर्ष 2013 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। भरत चौधरी ने कहा कि वह पिछले 13 वर्षों से भाजपा में सक्रिय हैं और 2 बार जनता ने उन्हें चुनकर विधानसभा भेजा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मैं 13 साल से भाजपा में हूं, क्या इतने वर्षों में भाजपा का नहीं हुआ? साथ ही उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे भारत सरकार के कानून के अनुसार यदि किसी संपत्ति पर 12 वर्षों से अधिकार हो तो वह आपकी हो जाती है, उसी तरह उनका भाजपा से जुड़ाव भी है और मजबूत और स्थायी है। तो गैर भाजपाई पृष्ठभूमि के आरोपों पर उन्होंने सफाई दी है, विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहने की बात कही है। तो आपको बता दें कि 2013 से भाजपा में सक्रिय होने का उन्होंने दावा भी किया है। 13 साल से मैं भाजपा में हूं, क्या मैं पार्टी का नहीं हूं, ऐसा उनका कहना है। तो भरत चौधरी का विपक्ष को करारा जवाब यहां सामने आया है। उन्होंने कहा कि गैर भाजपाई पृष्ठभूमि के आरोपों पर उन्होंने साफ साफ सफाई दी है और तीखे प्रतिक्रिया दी है। तो विद्यार्थी परिषद से जुड़े होने का उन्होंने दावा किया, कहा कि 2013 से भाजपा में सक्रिय रहा हूं मैं, तो 13 साल भाजपा में हूं, क्या मैं पार्टी का नहीं हूं? तो भरत चौधरी ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए ये बड़ा बयान दिया है। तो विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहने की उन्होंने बात कही है और साथ ही साथ कहा है कि मैं इतने सालों से भाजपा से जुड़ा हुआ हूं। देहरादून में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की 5 रिक्त सीटों को भरते हुए मंत्रिमंडल को पूर्ण 12 सदस्यीय बना दिया है। वहीं आगामी चुनावों से पहले आचार संहिता लागू होने की संभावना के बीच कांग्रेस ने इसे विस्तार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का कहना है कि नए मंत्रियों को विभाग समझने में ही 6 महीने लग जाते हैं, ऐसे में इस विस्तार का कोई विशेष औचित्य नहीं बनता है। इस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि हरक सिंह रावत को अपनी सलाह तक ही सीमित रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय भले ही कम हो, लेकिन भाजपा सरकार प्रदेश हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के दम पर दोबारा सत्ता में वापसी करेगी। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर राजनीतिक बयानबाजी यहां देखने को मिल रही है। मंत्रिमंडल को पूर्ण 12 सदस्यीय बना दिया गया है, जिसको लेकर विपक्ष ने बड़ा बयान दिया है। चुनावों से पहले आचार संहिता लागू होने की संभावना भी जताई है। कांग्रेस ने सवाल उठाए कि इस विस्तार का अब कोई फायदा नहीं है, किसी भी मंत्री को अपने मंडल को समझने में 6 महीने का समय लग जाता है, ऐसे में इस मंत्रिमंडल के विस्तार का कोई भी फायदा नहीं है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। तो सब नहीं है, समय की बात मैं अगर करता हूँ तो उनका अपना रवैया है, अपना उनका तजर्बा है और बहुत ही वरिष्ठ भी है, वो सीनियर नेता है। किंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि हालांकि उनके कामकाज में उनकी कैसी रीति रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों पे तवज्जो देती है, अपने कार्यों को तवज्जो देती है और अल्प समय की बात जो कर रहे हैं वो तर्कसंगत नहीं है। मैं विशेषकर कहना चाहूंगा कि अपनी सलाह अपने तक सीमित रखें। हम प्रदेश के हित में काम करेंगे और पुनः जीत करके आएंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जिनसे देखिए इस मामले में कांग्रेस में मैंने देखा तिवारी जी के समय मैं भी रहा, सब डॉक्टर वाज जी रहे, प्रताप सिंह जी रहे, सब सीनियर लोग जो अनुभवी लोग थे, उन लोगों को मौका मिला। आप बीजेपी समय का मंत्रिमंडल देख लो, ये इस समय का मंत्रिमंडल अब परिपक्व मंत्रिमंडल है, जैसे बचकाने टाइप का सना है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मंत्रिमंडल है ये। आप मुझे बता दो, उनको सीखने के लिए ABC, अब जैसे हमने ABCD, अब जो नर्सरी से ABCD शुरू कर रहा है, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, मैं तो विधानसभा में लीडर ऑपोजिशन तभी का, अब हम उनके मुकाबले अंग्रेजी नहीं बोल सकते, चाहे कुछ कर ले। देहरादून की डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है।
रानी पोखरी, भटनगरी और लिस्ट्राबाद क्षेत्र की यूनिवर्सिटी स्थापना की मांग को लेकर स्थानीय लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस के कई नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने अपनी जमीन शिक्षण संस्थान के लिए दी थी, लेकिन अब सरकार उस जमीन का अन्य तरीके से उपयोग कर रही है और पुलिस के माध्यम से उन्हें डराने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की गलत या जबरन व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मामला उनके संज्ञान में है और चूंकि ये निर्णय भाजपा सरकार का ही है, इसीलिए जल्द ही उचित फैसला लिया जाएगा। तो कांग्रेस के कई नेताओं का भी इस आंदोलन में समर्थन देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि इस दौरान पुलिस से हाथापाई होते हुए भी नजर आ रही है। वहीं इस प्रस्तावित मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पूरी तरीके से इस काम पर ध्यान दिया जाएगा, जो भी ठीक होगा वो फैसला लिया जाएगा। तो कांग्रेस के कई नेताओं को इसका समर्थन भी मिलता नजर आ रहा है। तो प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और इस मामले में अब जो है राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस को भी इस समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस ने समर्थन किया है इस आंदोलन का। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया है। विवाद लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पता चला कि वहाँ पे जमीन ही नहीं है विश्वविद्यालय के लिए। देखिए, यहाँ पर हमारे विधायक जी ने कल मुझे अवगत कराया था कि कहीं पर भी जैसे यहाँ पर हमारे जो टेहरी विस्थापित हैं, जो बांध विस्थापित हैं, सभी लोग हैं और उनकी भी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन विश्वविद्यालय बनना चाहिए, वो हमारी प्राथमिकता में हमारी सरकार ने पहले से तय किया हुआ है। तो उस दिशा में हम लोग ठोस कदम उठाएंगे। हम लोग कोई फैब्रिकेटेड बातें नहीं करते हैं, केवल जो है थोड़ी देर के लिए जो है केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ समय के लिए हम कोई काम नहीं करने वाले हैं। हम ठोस काम करेंगे और माननीय विधायक जी ने उसको आश्वस्त किया है। बिल्कुल हम लोग उसका अच्छा रास्ता निकालेंगे, बेहतर समाधान निकालेंगे। देहरादून में आगामी मानसून और चारधाम यात्रा को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि विभाग लगातार तैयारियों को पुख्ता करने में लगा हुआ है। हाल ही में फॉरेस्ट फायर को लेकर मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक संपन्न की गई। साथ ही जिला स्तर पर भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। सचिव ने बताया कि चारधाम यात्रा के सुव्यवस्थित संचालन और मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए जल्द ही NIDM के सहयोग से एक बड़ी वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। विभाग का मुख्य फोकस जनपदों में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, आधुनिक उपकरणों की कमी को दूर करना और कर्मियों के क्षमता विकास पर प्रशिक्षण है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग के लिए अभी तैयारी का समय है। हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले फॉरेस्ट फायर पे मॉक ड्रिल किया है। अभी 4 दिन पहले हमने जनपदों के साथ में मॉक ड्रिल किया है, जो जनपदों के लिए असर से किया गया है। अभी मॉक ड्रिल हम लोग करने वाले हैं चारधाम यात्रा के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग मानसून की तैयारियों पर एक बड़ी वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हैं। NIDM है, नेशनल डिजास्टर इंस्टीट्यूट भारत सरकार का है, उसके साथ में करने वाले हैं। इस तरह से लगातार हमारी तैयारी चलती रहती है। हम लोग अपना जो जनपदों में क्षमता है कैसे बढ़ावें, क्या उपकरण की कमी है, कहाँ प्रशिक्षण की कमी है, कहाँ पे उनको संसाधन की आवश्यकता है, उसको देखते हुए उसको फुलफिल करने का काम करते हैं। देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी देवभूमि आगमन की तैयारियों पर उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार हरिद्वार में अमित शाह और हल्द्वानी में राजनाथ सिंह की विशाल जनसभाएं ऐतिहासिक रही हैं, उसी क्रम में अब पूरी प्रदेश इकाई प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए तत्पर है। परिहार ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और उनके द्वारा कहे गए 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा के संकल्प को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धरातल पर उतार रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की अभी कोई निश्चित तिथि तय नहीं की गई है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं और समस्त प्रदेशवासियों में उनके आगमन को लेकर अभी से ही एक सुखद और नई ऊर्जा का संचार देखा जा रहा है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री के आगमन की अभी कोई तिथि सामने नहीं आई है, लेकिन इससे पहले ही कार्यकर्ताओं में जोश साफ साफ देखने को मिल रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। इसी क्रम में हमने माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम हमको यहाँ पर मिला था। एक बड़ी जनसभा हरिद्वार के अंतर्गत हुई थी और ऐसे ही एक माननीय राजनाथ सिंह जी का जो हमें कार्यक्रम मिला था, उसके माध्यम से भी हल्द्वानी में एक बड़ी जनसभा हुई थी। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में आगमन की तैयारियां हैं और अभी कोई निश्चित तिथि यद्यपि उसकी नहीं आई है। हम समझते हैं कि जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वभाव है और इस उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव है, उसके कारण से जब भी वो उनकी यहाँ आने की तिथि होगी तो हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता उनकी गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए। हरिद्वार में एसएसपी नवनीत सिंह के नेतृत्व में नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। कोतवाली, ज्वालापुर और मंगलोर पुलिस ने अलग अलग छापेमारी में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। ज्वालापुर पुलिस ने अभियुक्त के पास से 12.26 ग्राम स्मैक बरामद की है, जबकि मंगलोर पुलिस ने 5.53 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को दबोचा है। पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है। एसएसपी नवनीत सिंह का कहना है कि हरिद्वार में नशे के कारोबार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पुलिस सक्रिय है और ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। तो नशे के खिलाफ लगातार एसएसपी का जो है अभियान जारी है और लगातार नशा तस्करों को एसएसपी के द्वारा जो है पकड़ा जा रहा है। तो ज्वालापुर में भी पुलिस ने ये कार्रवाई की है, जहां से 2 तस्करों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो ज्वालापुर में आपको बता दें कि स्मैक बरामद की गई है और इसी के साथ में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। लगातार इस तरीके के अभियान चलाकर पुलिस के द्वारा ऐसे नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दिनेशपुर क्षेत्र में लंबे समय से रसोई गैस की कमी से उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों के बीच राहत की खबर आई है। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी के निर्देश पर अब क्षेत्र में इंडियन गैस की होम डिलीवरी सेवा शुरू कर दी गई है और 8 से 10 गाड़ियां घर घर सिलेंडर पहुंचा रही हैं। इससे पहले लोग गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहने को मजबूर हो रहे थे, लेकिन प्रशासन की इस पहल से अब उन्हें बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो रसोई गैस की किल्लत से परेशान लोगों को बड़ी राहत यहां मिलेगी। जिलाधिकारी के आदेश पर अब होम डिलीवरी का काम शुरू किया गया है, जिसके चलते सभी के घर पर जो है सिलेंडर पहुंच जाएगा। इससे लोगों को सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, तो इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तो रसोई गैस की किल्लत से लोग परेशान हैं, जिसके चलते लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर अपना नंबर आने का इंतज़ार करते थे, लेकिन अब जो है गैस जो है उनके घर पर सीधे पहुंचाई जाएगी। होम डिलीवरी के माध्यम से ये सिलेंडर उनके घर पहुंचाया जाएगा, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हरिद्वार पुलिस ने जिले में बढ़ती गौकशी की घटनाओं के बीच सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि 11 थाना क्षेत्रों में 57 सक्रिय गिरोह चिन्हित किए गए हैं, जिनके 162 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं 67 आरोपियों के खिलाफ पुलिस गुंडा एक्ट के तहत उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और उन्हें बदर किया जाएगा। इस मौके पर एसएसपी ने गौवंश संरक्षण स्क्वाड से गौ तस्करी और पशु क्रूरता से जुड़े लोगों का पूरा डाटा तलब करने का आदेश भी दिया है। इस कदम से गौकशी पर लगाम लगाने और गौवंश सुरक्षा सुनिश्चित करने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। तो आपको बता दें कि गौ तस्करों पर लगातार पुलिस के द्वारा जो है शिकंजा कसा जा रहा है। गौ संरक्षण स्क्वाड से डाटा भी तलब किया गया है। हरिद्वार पुलिस का गौकशी गिरोह पर बड़ा एक्शन एक बार फिर से देखने को मिला है। 11 थाना क्षेत्रों में 57 सक्रिय गिरोह चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 162 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट लागू है और जबकि 67 आरोपी पर गुंडा एक्ट के तहत संपत्ति जब्त भी उनकी की जाएगी। तो इस प्रकार के हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, बार बार क्राइम करते हैं, तो ऐसे 57 जो है गैंग्स को चिन्हित किया गया है 11 थाना क्षेत्रों में, और जिसमें कि 162 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है।
और एक साथ 57 गैंगस्टर एक्ट जनपद में बनाना ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। और इसके अतिरिक्त 67 लोग ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है और उसमें जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध कर इनकी सुनवाई जल्दी करके इनको जिला बदर करने की कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त लगभग 150 लोग ऐसे भी हैं जिनके अगेंस्ट BNSS 126 में कार्रवाई की जाएगी। और ये जो मैंने आपको बताया 57 गैंग्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी चिन्हित कर ली गई है और ऐसे जो लोग हैं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा मुकदमे हैं और इसमें 11 थाना क्षेत्रों में 57 मुकदमे हमारे द्वारा दर्ज किए जा रहे हैं। आज देहरादून में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर पुलिस द्वारा पूरे जनपद में आकस्मिक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में पुलिस की अलग अलग टीमें नगरों से लेकर देहात तक हर आने जाने वाले वाहन की रोक कर रही है। चेकिंग का उद्देश्य सुरक्षा बनाए रखना, कानून व्यवस्था की स्थिति का मूल्यांकन करना और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना है। पुलिस ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि अभियान का मकसद केवल सुरक्षा सुनिश्चित करना है और सभी वाहन चालक नियमों का पालन करें। तो पुलिस ने चलाया आकस्मिक सघन चेकिंग अभियान। इस दौरान सभी की गाड़ियों की चेकिंग की गई और साथ ही साथ ये भी कहा कि यातायात नियमों का लोग पालन करें, इसकी लोगों से उन्होंने अपील भी की है। तो सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत सभी आने जाने वाली वाहनों को जो है चेक किया गया।